क्या हो अगर हम ये सोचें कि हमारे समाज और संविधान को जो सबसे मूल विचार मिले हैं वो किसी पश्चिमी देश या फ्रांस की क्रांति से नहीं आए हैं, बल्कि वो एक 2500 साल पुराने आध्यात्मिक दर्शन से निकले हैं। ये सच में एक बहुत ही हैरान करने वाला विचार है। बिल्कुल। आज की इस वैचारिक यात्रा में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना, वो एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना है। क्योंकि आमतौर पर लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बस एक बहुत बड़े राजनेता या किसी खास वर्ग के मसीहा के रूप में ही देखते हैं। हाँ, और ये भ्रम दूर करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, मतलब ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई कि कोई किसी बहुत ही विशाल पेड़ की बस शाखाओं को देख रहा है और जो उसकी गहरी जड़ें हैं, जो उस पेड़ को असल मजबूती देती हैं, उन्हें तो पूरी तरह से अनदेखा ही कर दिया गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। और सच कहूं तो खुद डॉक्टर अंबेडकर का भी यही मानना था कि उनके दर्शन की जो जड़ें हैं ना, वो राजनीति में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, उनकी सोच और उनके सामाजिक दर्शन की जड़ें सीधे तौर पर तथागत बुद्ध और उनके धम्म में गहराई तक घसी हुई थी। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन हो रही है। मतलब अगर उनकी जड़ें राजनीति में नहीं थीं, तो उनका जो इतना बड़ा सामाजिक दर्शन था, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शामिल है, उसका असल आधार क्या था फिर? यही तो वो बिंदु है। क्योंकि बचपन से तो किताबों में हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि ये तीनों विचार फ्रांस की क्रांति की देन है, तो फिर इसमें बुद्ध का क्या संबंध आ गया? देखो, यही तो नजरिए का सबसे बड़ा बदलाव है। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता लाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन उनका जो तरीका था वो पूरी तरह से हिंसा और सख्त कानूनों पर टिका था। अच्छा, मतलब कानून के जरिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई थी वहाँ। बिल्कुल, पर दिक्कत यह है कि अगर आप सिर्फ कानून के जोर पर समानता थोपते हैं तो लोगों की स्वतंत्रता छिन जाती है, और अगर पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो समानता खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो है। मतलब दोनों में संतुलन बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एकदम साफ कहा कि इन दोनों के बीच जो संतुलन है वो केवल बंधुत्व से आ सकता है, मतलब जो आपसी भाईचारा होता है। और ये भाईचारा किसी कानून या पुलिस के डर से नहीं आता, ये बुद्ध के धम्म से आता है, जो इंसान के मन को अंदर से बदलता है। वाकई ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब कानून हमें ये तो बता देता है कि हमें क्या नहीं करना है, लेकिन वो हमारी नीयत नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही। समाज सिर्फ नियम बना देने से तो नहीं बदल जाता ना। समाज में बदलाव तब आता है जब हर व्यक्ति के पास खुद को परखने का एक आंतरिक मापदंड हो, जिसे हम अच्छा, शील और विनय, मतलब एक तरह से अच्छा चरित्र और विनम्रता, राइट? हाँ, शील यानी अच्छा चरित्र, विनय का मतलब विनम्रता, और सदाचार मतलब आपका जो सही और नैतिक व्यवहार है। जब ये तीनों मिलते हैं ना, तभी समाज में कोई सच्चा बदलाव आ सकता है। ये सुनकर मुझे एक और बात याद आ रही है। जैसे इंसान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तो जिंदा नहीं रहता, शरीर को खाना चाहिए, तो हमारे मन को भी तो कोई खुराक चाहिए होती है ना। तो ये धम्म मन के लिए खुराक का काम कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। धम्म इंसान के मन में एक तरह की आशा जगाता है। बुद्ध का जो मार्ग है वो मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका हुआ है: प्रज्ञा, करुणा और समता। प्रज्ञा, करुणा और समता। तो प्रज्ञा का मतलब यहाँ विवेक या बुद्धि से है क्या? हाँ, बिल्कुल। प्रज्ञा हमें तर्क और विज्ञान के आधार पर सोचना सिखाती है, ताकि हम अंधविश्वास में ना पड़े। करुणा मतलब दूसरों के दुख को अपना समझना, और समता सिखाती है कि सब इंसान एक बराबर है। जब मन को तर्क और करुणा की खुराक मिलती है ना, तो समाज पतन की ओर जाने से बच जाता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का झुकाव राजनीति से ज्यादा धम्म की तरफ क्यों था। क्योंकि राजनीति तो अक्सर सत्ता के लिए लोगों को बांट देती है। हाँ, और धम्म इसके एकदम पुलट है। धम्म जो है वो संकुचित जातिगत सोच को पीछे छोड़कर लोगों को आपसी सहयोग और मैत्री से जोड़ता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि किसी को मिठाइयों से भरा कोई डिब्बा मिल जाए। अक्सर होता है ना कि इंसान उसे छुपाकर अकेले खाना चाहता है। राजनीतिक सत्ता का भी तो कुछ ऐसा ही हाल है। सही कहा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने, मेरा मतलब है कि उन्होंने धम्म की इस अनमोल मिठास को अकेले अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उस मिठास को सबके साथ बांटना चुना। उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना कभी था ही नहीं।
उनका पूरा जीवन राष्ट्र की खुशहाली और मानव कल्याण पर ही केंद्रित था। हाँ, ये बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए जब उन्होंने बुद्ध और उनके धम्म का मार्ग अपनाया तो वो असल में भारत की उस पुरानी और गौरवशाली संस्कृति को वापस ला रहे थे, जो तर्क, बुद्धि और मानव कल्याण पर टिकी थी। वाकई आज की इस चर्चा ने तो इस महान व्यक्तित्व को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। इस पूरी बातचीत के अंत में बस यही कहा जा सकता है कि हमें उस विशाल पेड़ की जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, उनका असल काम राजनीति नहीं बल्कि धम्म का प्रचार और मानव कल्याण ही था। बिल्कुल। और अब कार्यक्रम के आखिर में एक बहुत ही गहरे विचार पर मंथन किया जा सकता है। अगर आज का समाज सिर्फ राजनीतिक शक्ति और सत्ता के पीछे भागने के बजाय अपने हर छोटे बड़े फैसले में तर्क और करुणा को अपना मुख्य आधार बना ले, तो क्या हमारे आपसी मतभेद अपने आप खत्म नहीं होने लगेंगे? इस सवाल पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं